हाँ जी, सेबी एलओडीआर के अंदर अभी 2020 के अंदर आईसीआई ने 3 पैराग्राफ और इंट्रोड्यूस किए। हालांकि सेबी एलओडीआर के अंदर वैसे ही सिलेबस के अंदर 10 या 15% रखा हुआ है, उसमें 1-1.5% और उन्होंने बढ़ा दिया सिलेबस के अंदर। एलओडीआर की बहुत बड़ी गाइडलाइंस हैं, उनमें से कुछ भी आपके सिलेबस में नहीं रखा है। बट रिसेंटली आईसीआई ने कुछ एडिशन किया, वो 3 पैराग्राफ का, बहुत इजी से हैं, टेक्निकल नहीं है। टेक्निकल जो है वो है रेगुलेशन 17, रेगुलेशन 18। अच्छा, रेगुलेशन 17 भी आपके सिलेबस में पूरी नहीं है, उसका थोड़ा सा टच इसमें दिया है बस। रेगुलेशन 18 सिलेबस में, रेगुलेशन 24, बस ये 2 रेगुलेशन मुझे तो टेक्निकल लगती है आप लोगों के लिए, बाकी तो कोई टेक्निकल लगती नहीं है। तो फिलहाल अब ये पैरा नंबर 22.10, 22.11 एंड 22.12, ये 3 पैराग्राफ आपकी बुक्स के अंदर मैंने दे रखे हैं। एक बार उन पर डिस्कशन कर लेते हैं, हल्के से हैं। की फीचर्स ऑफ द सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015। सबसे पहले पैरा नंबर 22.10 बात करता है की फीचर्स ऑफ द सेबी एलओडीआर। जी, अब सेबी एलओडीआर के कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स के बारे में बताता है। अच्छा, वो फीचर्स क्या क्या हैं देखना शुरू करते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। शुरू करें, चलो जी। एक काम कीजिएगा, जैसे ही आप देखेंगे तो इसके नीचे एक एनालिसिस का बॉक्स दिया हुआ है। अब इस एनालिसिस के बॉक्स में आ जाइएगा। लो जी, एनालिसिस के बॉक्स में मेरे साथ आ जाओ, और यहां पर ना मेरे साथ एक समरी तैयार करना शुरू करना। लिखे, समरी शुरू करें। चले, की फीचर्स ऑफ सेबी एलओडीआर में सबसे पहला फीचर लिखेगा पहला, ये है की फीचर्स, और सबसे पहला फीचर रेगुलेशन 17 के बारे में लिखा है इसने जी। हालांकि रेगुलेशन 17 आपके सिलेबस में नहीं है, काफी टेक्निकल है ये रेगुलेशन, आपके सिलेबस में है नहीं, बस इसने थोड़ा सा इनपुट यहां पर दे दिया बस। रेगुलेशन 17 का क्या कहता है? कहता है पहला पॉइंट, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये हम समरी बना रहे हैं पहले। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रेगुलेशन 17 कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में बात करती है। कहती है जी, जो भी कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा लिस्टेड कंपनी, यानी कि जिनके ऊपर भी एलओडीआर की गाइडलाइंस लगेंगी, वो कंपोजिशन ऐसा होना चाहिए जिसमें कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कितने हों? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जी कितने होने चाहिए? मिनिमम 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए। और डायरेक्टर्स की एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज ऑफ डायरेक्टर्स 21 ईयर्स। मिनिमम एज ऑफ डायरेक्टर्स 21 ईयर्स। सर ये बात तो हमने कंपनी लॉ में भी पढ़ी थी। नहीं, कंपनी लॉ में कहां पढ़ा था मिनिमम 50% नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, मिनिमम एज 21 साल? नहीं नहीं सर, मिनिमम 21 साल तो हमने पढ़ा था, कसम से याद आ रहा है, सही में याद आ रहा है। अच्छा, कहां पढ़ा था? आपने इसे पढ़ा था सेक्शन 196 में, जहां डायरेक्टर के लिए मैनेजरियल पर्सन की बात हो रही थी। फिर आपने पढ़ा था शेड्यूल 5 में, जहां अगेन मैनेजरियल पर्सन की बात हो रही थी, पार्ट 1 शेड्यूल 5, वहां दोनों जगह पढ़ा था, मगर तब मैनेजरियल पर्सन की बात हो रही थी। एलओडीआर कहता है भैया ऐसे लिस्टेड कंपनी हो तो फिर डायरेक्टर की एज मिनिमम 21 साल रहेगी। ये ध्यान रखना, यहां पर कंपनीज एक्ट और ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, तो अगर लिस्टेड कंपनी वो आपसे पूछ ले तो आंखें बंद करके एलओडीआर लगाना। समझ आई बात? बोलते नहीं ना, हाँ बोलो हाँ। सेकेंड पॉइंट, बोर्ड मीटिंग कब कब होनी चाहिए? बोर्ड मीटिंग कब कब होनी चाहिए? ओके, हम तो ये बात जानते हैं सर, सेक्शन 173 हमने पढ़ रखा है, जितना पढ़ रखा है बस वही ज्ञान चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि ये वही ज्ञान देता है एलओडीआर भी। कहता है जी एटलीस्ट 4 टाइम्स आपको करनी पड़ेगी साल के अंदर। मैक्सिमम गैप कितना होगा? मैक्सिमम गैप हो सकता है 120 डेज। चलो जी, कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं हुआ, जो ज्ञान लिया था कंपनीज एक्ट में बस उसी ज्ञान की यहां पर आवश्यकता पड़ गई मुझे। ठीक हो गई इतनी बात? और आगे बढ़ सकते हैं? चल थर्ड पॉइंट, रेस्ट्रिक्शन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है। रेस्ट्रिक्शन ऑन कमिटी मेंबरशिप। रेस्ट्रिक्शन ऑन कमिटी
मेंबरशिप। जी, आप जानते हैं किसी भी कंपनी में कई तरीके की कमिटीज हो सकती हैं, किसी भी कंपनी में कई तरीके की कमिटीज हो सकती हैं, तो ये उन पर रेस्ट्रिक्शन की बात करता है कि कोई व्यक्ति मैक्सिमम कितनी कमिटीज का मेंबर बन सकता है। अच्छा, कौन कौन सी कमेटी होती है? ये देखो, ये मैं आपके सामने ना रिलायंस की एक रिपोर्ट रख रहा हूं। ये रिलायंस की डिफरेंट कमेटी है। ऑडिट कमेटी सेक्शन 177 में हमने पढ़ा। ह्यूमन रिसोर्स नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी 178 में पढ़ा। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी 178 में पढ़ा। CSR कमेटी 135 में, ओल्ड सिलेबस वालों ने पढ़ा होगा, मगर वो LODR नहीं पढ़ रहे होंगे। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी LODR के अंदर हमने पढ़ा, कंपनीज एक्ट में ये नहीं पढ़ा हमने। हालांकि कंपनीज एक्ट में रिस्क मिटिगेंट पॉलिसी के बारे में 134 में चर्चा है, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंट कमेटी, फाइनेंस कमेटी, एडिशनल कमेटी 2 रिलायंस ने बनाई हुई है। सवाल उठा, यहां पे लिखा है कि एक व्यक्ति मैक्सिमम 10 कमेटी का मेंबर हो सकता है, बट ये तो रिलायंस जैसी कंपनी में भी मुश्किल से 6-7 कमेटियां हैं, तो 10 कमेटियां कौन सी कंपनी बनाती होगी भाई? बात तो बिल्कुल ठीक है। जब रिलायंस जैसी कंपनियां भी 5-6 कमेटियों में अपने आप को शांत करके बैठी है, 5-6 कमेटियां ही उन्होंने बना रखी है, तो फिर 10-10 कमेटियां कौन बनाएगा? सवाल तो बिल्कुल जेन्युइन है, आंसर भी बिल्कुल जेन्युइन है। वो कैसे? भाई साहब, ये एक कंपनी की मेंबरशिप की बात नहीं हो रही। ये कह रहा है कि अगर आप कई कंपनियों में डायरेक्टर हैं, तो उन सभी कंपनियों में टोटल मिलाकर आप कितनी कमिटीज के मेंबर बन सकते हैं। समझ आया? तो यह ओवरऑल बात हो रही है। ओवरऑल एक व्यक्ति कितनी कंपनीज का डायरेक्टर हो सकता है? सेक्शन 165 कहता है 20, जिसमें से मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी हो सकती है। तो अब मिलू के कितनी कमिटीज का मेंबर बन सकता है ये? हाँ, ये आई ना बात। कितनी कमिटीज का मेंबर बन सकता है? द आंसर इज, ये बन सकता है मेंबर ऑफ कमिटी। जी, कितनी कमिटीज का मेंबर बन सकता है? द आंसर इज मैक्सिमम 10। ओके, दूसरी बात, चेयरमैन कितनी कमिटीज का बन सकता है? चेयरपर्सन बन सकता है 5 कमिटीज का। चेयरपर्सन बन सकता है 5 कमिटीज का। कहां पर? अक्रॉस ऑल कंपनीज इन विच ही इज डायरेक्टर। लो जी, तो चेयरपर्सन बन सकता है 5 कंपनीज का अक्रॉस ऑल द कंपनीज, सभी कंपनीज में जिनमें वो डायरेक्टर है, वहां मिलाकर चेयरपर्सन बन सकता है ये 5 कंपनीज का। अब सवाल उठा, सर इसमें सारी मेंबरशिप आती होंगी सारी, चाहे वो CSR कमेटी हो या एनवायरमेंट कमेटी हो ना। ये जो हम रेस्ट्रिक्शन देख रहे हैं ना, 10 ओवरऑल, चेयरमैन के रूप में 5, तो ये रेस्ट्रिक्शन किन पे लगती है? ये रेस्ट्रिक्शन कब काउंट होती है? केवल काउंटिंग में आपने 2 कमिटीज कंसीडर करनी है, ऑडिट कमेटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। दैट्स इट, और कुछ नहीं। ना रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ना विजिल मैकेनिज्म कमेटी, ना नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, कोई नहीं। केवल ऑडिट कमेटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। एक्चुअल में लोड इन 2 कंपनियों पे ही होता है, इन 2 कमिटीज के ऊपर ही होता है। तो लिख लेना, ओनली ऑडिट कमेटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी to be considered। दूसरा, only listed oblique unlisted public companies to be considered, to be considered। लो जी, तो एक बार दोबारा से रिकॉल करूं, एक व्यक्ति कितनी कंपनीज में मैक्सिमम कमिटीज में मेंबर बन सकता है? 10, मतलब ओवरऑल मिलाकर
जितनी कंपनियों में वो डायरेक्टर वगैरह है उनमें टोटल मिलाकर 10 कंपनीज में वो मेंबर बन सकता है। केवल ऑडिट कमेटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी को काउंट किया जाएगा, केवल लिस्टेड और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज में काउंट किया जाएगा। चेयरपर्सन कितनी कमिटीज का बन सकता है? 5 कंपनीज का वो चेयरपर्सन बन सकता है, सभी कंपनियों में जहां वो डायरेक्टर है उनको मिलाकर। ठीक हो गई इतनी बात? बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, अगला पॉइंट हमारा बात करता है सर्टिफिकेशन बाय सीईओ ऑब्लिक सीएफओ। अच्छा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, याद होगा तो ये टर्म मैंने आपको पहली क्लास के अंदर सिखाई थी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होता है। मैंने कहा था कि अगर इसके पास मैनेजर की पावर है तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है ये मैनेजर के रूप में होगा, या अगर ये इसके पास एमडी की पावर है तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एज एमडी के रूप में होगा। ठीक है ना? तो मैं कह सकता हूं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैन आइदर बी एमडी और अ मैनेजर। ओके, तो यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चाहे वो एमडी हो या हो वो मैनेजर। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कई कंपनियां क्या रखती हैं कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी को सीएफओ बना लेती हैं, और कई कंपनियां अपने होल टाइम डायरेक्टर को ये काम सौंप देती हैं कि यही आप फाइनेंस का फंक्शन हैंडल करेंगे। ठीक है ना? तो ये हो सकता है या तो होल टाइम डायरेक्टर या फिर कोई अदर पर्सन लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह, ये हो सकते हैं। अब ये रेगुलेशन कहती है, रेगुलेशन 17 के अंदर ही है ये फैक्ट भी, कि भैया ये जब भी एनुअल अकाउंट्स कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्रेजेंट किए जाएंगे तो प्रेजेंट करने से पहले उन एनुअल अकाउंट को सर्टिफाइड किया जाएगा सीईओ एंड सीएफओ के द्वारा। सर्टिफाइड करने का मतलब होता है कि ये लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कहेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिन एनुअल अकाउंट्स को आप देखने जा रहे हैं ना उनको हमने रिव्यूड कर लिया एंड दे आर परफेक्टली ओके। दिस इज कॉल्ड सर्टिफिकेशन। तो किस बात का सर्टिफिकेशन आएगा? दे वुड सर्टिफिकेशन टू बोर्ड। किस चीज का? एनुअली ऑन और बिफोर व्हेन अकाउंट्स आर प्रेजेंटेड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, जब एनुअल अकाउंट्स प्रेजेंट किए जाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। सवाल उठा सर ये सर्टिफिकेशन केवल एनुअल अकाउंट का होगा, मतलब क्वार्टरली का नहीं होगा? भाई देखो, ऐसा क्वार्टरली का भी होता है। तो यहां पर फिर एनुअली क्यों लिखा है? वो इसलिए लिखा है क्योंकि इस टाइम ना ये जो यहाँ पे आईसीआई ने कवर किया है, ये रेगुलेशन 17 को कवर किया है। ये जो क्वार्टरली अकाउंट्स है ना, इनका भी सर्टिफिकेशन होता है, बट दैट इज एज पर रेगुलेशन 33 सब रेगुलेशन नंबर 2, बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस एज पर द आईसीआई। तो इसलिए मुझे वो लिखवा नहीं रहा, अदरवाइज क्वार्टरली अकाउंट्स का भी होता है। ये किस तरीके से सर्टिफाई करते हैं? रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट दिखा रहा हूं आपको, ये लो जी। सीएफओ एंड द सीईओ सर्टिफिकेशन, पढ़िए सामने क्या लिखा है जी। कहता है द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब वही सीईओ, and the CFO of the company give annual certification on the financial reporting and the internal control to the board in terms of regulation 17(8), regulation 17 of the listing regulation, copy of which is attached to this report. The chairperson and the managing director and the CFO also give quarterly certification on the financial result, which while placing the financial result before the boards in terms of regulation 33(2). अब ये सिलेबस में नहीं है। सवाल उठा सर आपने तो लिखवाया है सीईओ और यहाँ पे लिखा है चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। अब भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर अगर मुकेश अंबानी साहब 2013 से अपना एक डेजिग्नेशन लेके बैठे सीएमडी मतलब चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, तो अब हम क्या करें? दिक्कत ये है कि चेयरपर्सन नाम की टर्म कंपनीज एक्ट में डिफाइन ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो वो डेजिग्नेशन कैरी किए जा रहे हैं। मुस्कुराइए, आप हिंदुस्तान में हैं,
वो डेजिग्नेशन चेंज हुआ नहीं कंपनीज एक्ट के अनुसार, और क्या चली जा रहा है। चले भाई, जो बिकता है वो चलता है बस, और क्या, कोई देखता नहीं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सर्टिफिकेशन टू द बोर्ड करेंगे किस बात का, कि दे रिव्यूड, इन्होंने रिव्यूड कर लिया है किस चीज को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, एंड दे आर करेक्ट, वो एकदम करेक्ट है। ठीक हो गया जी, कोई दिक्कत यहां तक? आगे ये रेगुलेशन एक और बात कहती है कि जब भी कंपनी के सीएफओ को अपॉइंट किया जाएगा तो कंपनी के सीएफओ का अपॉइंटमेंट करने से पहले कंपनी के सीएफओ का अपॉइंटमेंट सबसे पहले ऑडिट कमेटी करेगी और उसके बाद मैनेजमेंट करेगा। तो यानी कि ये एक और पॉइंट पे चर्चा करती है कि अपॉइंटमेंट ऑफ सीएफओ कैसे होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ सीएफओ कैसे होगा, 2 स्टेप्स के अंदर होगा। पहला, सबसे पहले बाय ऑडिट कमिटी उसको ओके करेगी, एंड दूसरा फिर बाय टॉप मैनेजमेंट सीएफओ का अपॉइंटमेंट किया जाएगा कि हाँ जी ये व्यक्ति सीएफओ है हमारा। इसके बावजूद भी कई कंपनियां कलाकार हैं। मैंने धनलक्ष्मी बैंक का भी एग्जांपल दिया। अभी रिसेंटली टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ बच्चों ने डाला था एक और लिस्टेड कंपनी का, जहां पे सेम कंपनी का सीएस प्लस सीएफओ ही सीएफओ है। तो हमने कहा था इंटरप्रिटेशन में कि ये गड़बड़, ऐसा नहीं हो सकता, बट फिर भी कंपनी अपनी इंटरप्रिटेशन लेके चल रही है। अब क्या करें, वो इंटरप्रिटेशन नहीं मिस इंटरप्रिटेशन है, वो इंटरप्रिटेशन नहीं मिस इंटरप्रिटेशन है, बट क्या करें। चलो जी आगे। अब यहां पर एक और पॉइंट के बारे में बात की गई है इस पैराग्राफ में, वो क्या है, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर्स। ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर्स, इसके लिए सेबी ने कुछ गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं जो क्या कहती हैं, बाय सेबी, जो कहती हैं कि भैया ऐसा है, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर को इंश्योर करने के लिए आपको पहली बात क्वार्टरली अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक को पब्लिश करनी पड़ेगी। कुछ कंपनियां तो ऑडिटेड प्रेजेंट करती हैं। अगर आपको ध्यान हो, आपने कभी टाटा की स्टेटमेंट पढ़ी हो, क्वार्टरली ऑडिट होते हैं, इनसे इन्फोसिस में क्वार्टरली लिमिटेड रिव्यू होगा। जानते हैं लिमिटेड रिव्यू क्या होता है, बट अगर भाई बड़ी सीधी सी बात है, अगर अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो वो लिमिटेड रिव्यू के लिए ऑडिटर के पास जाती है। वो लिमिटेड रिव्यू करके केवल यही बात कहता है कि भैया ऐसा है, कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी सेम है, उनमें कोई मेजर चेंज नहीं है, बस लिमिटेड रिव्यू में इतना लिखता है, ऑडिट नहीं करता। डिस्क्लोजर आपको करना पड़ेगा अबाउट द इंपॉर्टेंट इवेंट्स, डिस्क्लोजर अबाउट इंपॉर्टेंट इवेंट्स, और डिस्क्लोजर होगा डायरेक्टर्स रिपोर्ट में। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनते हैं ना सेक्शन 134 में, वहां पर डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट आती है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट आती है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कंपनी का कैसा है, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज तो नहीं हुआ, ये सब बातें। तो हम कहते हैं डिस्क्लोजर इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट। 134 के अंदर डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट और 134 की रिपोर्ट की बात कर रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर देने के लिए सेबी ने कुछ गाइडलाइंस जारी की। कंपनी अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिश करोगे, लिमिटेड रिव्यू होना चाहिए उनका, इंपॉर्टेंट इवेंट जो भी कंपनी में घटनाएं घटी हैं। आपने एक स्टैंडर्ड भी तो पढ़ा होगा ना, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, इंटर के अंदर अगर आपको याद हो, की एंड मटेरियल इवेंट्स कैम के नाम से था। चले 700 की कैटेगरी के अंदर, खैर नहीं याद होगा, छोड़ो। तो डिस्क्लोजर अबाउट द इंपॉर्टेंट इवेंट एंड डिस्क्लोजर इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट। तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट सेक्शन 134 की रिपोर्ट में बहुत डिस्क्लोजर है वहां पर। इसके अलावा वहां पर एक डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट की भी चर्चा की गई है। चलिए अब हम इस पॉइंट को पढ़ना शुरू करते हैं। आइए क्या लिखा है आईसीआई ने जो रेगुलेशन दी है उसके अंदर,
ये जो मैंने आपको यहाँ दिखा रहा हूँ ये एग्जैक्ट स्टडी मटेरियल के ही वर्डिंग्स मैंने लिखे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया ना, कोई भी रेगुलेशन पूरी नहीं उठाई कि जब मैं बियर एक्ट आपको दिखाऊं और बियर एक्ट की इंटरप्रिटेशन उठाऊं। उन्होंने बड़ा सिंपल सा पोर्शन उठा के इसमें से रख दिया है। अगर रेगुलेशन 17 पूरी रखते तो रेगुलेशन 17 में काफ़ी टेक्निकलिटीज़ और भी हैं जिनको उठाया ही नहीं, उन्होंने छुआ ही नहीं। चलो ठीक है, क्या करें हम भी। तो जितना उन्होंने उठाया मैंने वही एज इट इज़ आपके स्टडी मटीरियल के से लिया है ये, ठीक है ना। चले जी, कहते हैं कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड। रेगुलेशन 17(1) ऑफ द सेबी LODR regulation 2015 state that companies should have optimum combination of the executive and non-executive director, okay, with not less than 50% of the director comprises of the non-executive director। यही हमने पॉइंट नंबर 1 में किया। मिनिमम एज ऑफ द डायरेक्टर शेल बी 21 ईयर्स। सभी डायरेक्टर के बारे में बात कर रहा है, नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं, सभी डायरेक्टर्स के बारे में कि मिनिमम एज कितनी होगी, 21 ईयर्स की एज होगी। सेकंड, बोर्ड मीटिंग एंड इन्फॉर्मेशन टू बी गिवन टू द बोर्ड। रेगुलेशन 17(2) ऑफ द सेबी LODR Regulation 17(2) provides of the conduct of the board meeting. It shall be held at least 4 times in a year with maximum time gap of 120 days between the meeting। ठीक हो गई इतनी बात भी। चले, रिव्यू ऑफ द कंप्लायंस रिपोर्ट। कहता है एज पर रेगुलेशन 17(3) ऑफ द सेबी LODR board shall periodically review the compliance report of all the laws applicable to the company prepared by the company and step taken by the company to rectify the instances of non compliance। भाई आपको याद होगा सेक्रेटेरियल ऑडिटर भी कंप्लायंस रिपोर्ट एक प्रेजेंट करता है कि सभी कानूनों का पालन किया गया कि नहीं। तो बोर्ड पीरियडिकली रिव्यू करेगा कंप्लायंस रिपोर्ट ऑफ ऑल द लॉज एप्लीकेबल। अब यहाँ पीरियडिकली का मतलब तो लिया नहीं गया, तो बोर्ड नॉर्मली एनुअल बेसिस पे ये पीरियडिकली रिव्यू करता है। बोर्ड पीरियडिकली रिव्यू करता है, एनुअल बेसिस पे नॉर्मली इसे रिव्यू करता है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर आप, कंप्लायंस सर्टिफिकेट ऑफ द ऑडिटर हो गया, सर्टिफिकेट ऑन द कंप्लायंस, यहाँ नहीं ये यहाँ पर एक कंप्लायंस रिपोर्ट आती है किसकी, कंपनी सेक्रेटरी की। अब मुझे यहाँ पर ढूंढनी पड़ेगी इस टाइम, मतलब आपको याद ध्यान होगा ना, हमने LODR में भी तो पढ़ा था कि कंप्लायंस सर्टिफिकेट एक CS इशू करता है कि सारे के सारे कानूनों का आपने पालन कर लिया है। तो बस उसको एनुअल रिव्यू करते हैं कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कब, पीरियडिकली मतलब वो एनुअली रिव्यू करते हैं नॉर्मली। चले, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द कमिटी मेंबरशिप। अच्छा, अ पर्सन शैल बी अ मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ द बोर्ड, कितना, 10। अ पर्सन शैल बी अ चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी अक्रॉस ऑल द कंपनी इन विच ही इज अ डायरेक्टर। दोनों में एक चेन देख रहे हैं। कहता है पर्सन शेल बी अ मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ बोर्ड, मैक्सिमम कितनी बोर्ड की कमिटी ऑफ द बोर्ड में वो रह सकता है, 10 में। अच्छा, पर्सन शेल बी अ चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी, 5। कितनी कमिटीज का चेयरपर्सन बन सकता है, 5। अक्रॉस ऑल द कंपनी इन विच ही इज अ डायरेक्टर। जिनमें वो डायरेक्टर है केवल वही, जिनमें वो डायरेक्टर है और चेयरपर्सन भी है केवल वही कैलकुलेट करनी है। 10 where he is director and chair person of audit committee / stakeholder relationship committee। केवल उनको काउंट करना है, यानी कि अगर वो डायरेक्टर नहीं है परंतु वो चेयरपर्सन है तो वो काउंट नहीं हो रही। गेटिंग इट, बोलो ना हाँ। तो जिनमें वो डायरेक्टर है उसे काउंट करना है। इसका मतलब ऊपर वाले की इंटरप्रिटेशन क्या हुई कि अगर वो डायरेक्टर नहीं भी है परंतु मेंबर है उस कमिटी का तो भी काउंट कर लो। इवन इफ ही इज नॉट अ डायरेक्टर, लाइक CFO ऑडिट कमेटी का मेंबर होता है, इज नॉट अ डायरेक्टर, बट वो माना जाएगा। एक व्यक्ति CFO है कंपनी का, एक कंपनी का CFO है और इसके अलावा वो किसी और कंपनी में डायरेक्टर है, ठीक है ना। तो डायरेक्टरशिप में जो वो मेंबरशिप है वो भी और यहां पे भी दोनों काउंट हो जाएंगे, बट चेयरपर्सन के रूप में जिनमें वो डायरेक्टर है बस भाई। इवन इफ इज नॉट अ डायरेक्टर स्टिल टू बी काउंटेड, यानी कि मेंबरशिप की कमिटी काउंट की ही की जाएगी।
लो जी, तो ये इंटरप्रिटेशन यहां से हमारी निकली है। आगे फिर कहता है फॉर द पर्पस ऑफ कंसिडरिंग द लिमिट ऑफ कमिटी ऑन विच अ डायरेक्टर कैन सर्व ऑल द लिस्टेड एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल बी इंक्लूडेड बट अदर कंपनी। अच्छा, एक्सक्लूजन किन किन कंपनीज का है? बट अदर कंपनीज लाइक प्राइवेट फॉरेन कंपनीज, ध्यान रखना, वो मजे ले सकता है एग्जाम में फॉरेन कंपनीज लिख के और हम घूमते रह जाएंगे। सेक्शन 8 कंपनीज विल बी एक्सक्लूडेड। सेक्शन 8 कंपनीज विल बी एक्सक्लूडेड। प्राइवेट कंपनीज, फॉरेन कंपनीज, सेक्शन 8 कंपनीज विल बी एक्सक्लूडेड। सर प्राइवेट कंपनी अगर लिस्टेड हो तो ये ऑल लिस्टेड में आ गई ना, यहां थोड़ा लिखा है लिस्टेड पब्लिक, तो प्राइवेट लिस्टेड है तो ऑल लिस्टेड में आ गई। ठीक है, आगे फर्दर ओनली 2 committee, that is audit committee and stakeholder relationship committee shall be considered for the purpose of limit, that is membership of other committee will not be considered। ये बात रेगुलेशन 26(1) में लिखी गई है। अब ये एक्चुअल में रेगुलेशन 17 थोड़े ना पढ़ रहे हैं, वो तो की फीचर्स बता रहे हैं। की फीचर्स में उसने कुछ रेगुलेशन 17 उठाई, कुछ 26 उठा रहा है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटी। Company shall form a qualified and independent audit committee. The requirement are contained under Regulation 18 of the SEBI. Already हम तेल निकलवा चुके हैं। Similarly, corporate governance requirement with respect to subsidiary. Regulation 24 already done. ये भी हम already कर चुके हैं, तो यहाँ पर मैं दिमाग नहीं लगवा रहा। Already done. Regulation 24 रेफर करना बस, तो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरी रेगुलेशन 24 के अंदर ये लिखी हुई है और वो हमने बहुत डेप्थ में पढ़ी है। फिर कहता है 6th डिस्क्लोजर ऑफ द इवेंट और इंफॉर्मेशन। ओके, ऑल द मटेरियल डिस्क्लोजर शैल बी मेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑल मटेरियल डिस्क्लोजर आपने कर दिए। CEO/CFO के सर्टिफिकेशन की बात पे आया। कहता CEO जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है या मैनेजर हो सकता है, अपॉइंटेड अंडर द कंपनी एक्ट एंड द CFO, जो कि होल टाइम फाइनेंस डायरेक्टर हो सकता है या फिर अदर पर्सन डिस्चार्जिंग दिस फंक्शन हो सकता है लाइक CA, CS वगैरह ऑफ द कंपनी, शेल सर्टिफाई टू द बोर्ड दैट दे हैव रिव्यूड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट, एनुअल स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड बिलीव दीज स्टेटमेंट आर ट्रू। तो यानी कि उसने कैश फ्लो स्टेटमेंट प्लस एनुअल स्टेटमेंट देख लिया और दे आर ट्रू। द सर्टिफिकेट शुड बी सबमिटेड टू द बोर्ड एनुअली before or at the time when the annual account are presented to the board। ठीक हो गई बात। अब यहाँ पे क्वार्टरली का नहीं दिया हुआ क्योंकि यहाँ पे इसने रेगुलेशन 17 उठाई है, 33 भी उठा के यहाँ पे लिखनी चाहिए थी वैसे। अपॉइंटमेंट ऑफ द CFO shall be approved by the audit committee before finalization of appointment of CFO by the management। ठीक हो गई इतनी बात। और आगे रिपोर्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू द मेंबर्स, ये भी की फीचर्स में आती है। सर इस पे सवाल आएगा कैसे? सवाल आएगा, मुझे जो लगता है वो आएगा नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कमेटी के ऊपर सवाल बना सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएगा। वो ऐसे नहीं कहेगा कि बताइए ये इंस्टीट्यूट ने अपने पैरा नंबर इसमें क्या लिखा है या की फीचर्स क्या हैं, ऐसा नहीं बनाएगा वो। यहां पर जिस पे सवाल बन सकता है वो है पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 3 के तो बहुत ही चांसेस हैं, और पॉइंट नंबर 1 इनके ऊपर सवाल बन सकते हैं। ठीक है जी, आगे ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर्स। लो जी, SEBI has provided for many disclosure to bring transparency and ensure that adequate disclosure to the member and public। Some important measures are, हाँ जी, ये पॉइंट पूछ सकता है कि SEBI ने कौन कौन से डिस्क्लोजर्स दिए हैं। Publication of the quarterly unaudited report with segmental reporting within 1 month। Quarterly limited review by the auditors, audit में भी पढ़ा हुआ होगा आपने। Disclosure about the important event in the company and disclosure in the directors report, जो सेक्शन 134 में बनती है। अच्छा, फिर कहता है जी SEBI गाइडलाइंस ऑन द इवैल्यूएशन। आप जानते हैं, हालांकि ये चर्चा सेक्शन 134 में भी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना खुद का इवैल्यूएशन करेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। SEBI गाइडलाइंस भी है। कहता है कंपनीज एक्ट एंड द SEBI लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन मेक प्रोविजन रिलेटिंग टू बोर्ड्स इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द बोर्ड। अपना खुद का इवैल्यूएशन करता है बोर्ड की, जी हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, इंडिविजुअल डायरेक्टर एंड चेयरपर्सन की परफॉर्मेंस कैसी रही, और कमिटी ऑफ बोर्ड की
कैसी रही, परफॉर्मेंस कैसी रही। हालांकि रिलायंस की मेरे पास रिपोर्ट है, आप कहो तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि क्या ग्लोबल लैंग्वेजें यूज की जाती हैं यहाँ पर। देखिएगा, मैं कंट्रोल F करके 134 कर देता हूं, सेक्शन 134। बहुत ही अच्छी बात है। अरे ये तो ज़्यादा ही आ गया यार। सेक्शन 134 ये सिम यही चल रही है शायद, या नहीं चल रही है भैया। ऐसा ना मिली तो समझ लेना कि हाँ आपको पता ही है। ये ऑडिटर्स रिपोर्ट चल रही है। बस कर यार। और मैं सेक्शन लिखूंगा तो सेक्शन पता नहीं इन्होंने कैसे लिखा होगा। मैं लिख देता हूं बोर्ड रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट। अब ये भी नहीं पता इन्होंने रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिखा हो। तो रानी है। चलो सबसे आगे देख लेते हैं, सबसे आगे देख लेते हैं। यहाँ पर शायद दिया हो पेज नंबर की परफॉर्मेंस लेटर टू शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पेज नंबर 10 पे ये रहा, पेज नंबर 238 पे बोर्ड्स रिपोर्ट, पेज नंबर 238। रिलायंस की रिपोर्ट उठाओ तो यही होगा भाई। ऐसे लग रहा है कि लॉ की किताब पढ़ा रहे हो। लो जी, हम आ गए हैं बोर्ड रिपोर्ट पर। देखिएगा, मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे लिखते हैं अपने बारे में, कि हमने कैसे किया है। एक्विजिशन ऑफ शेयर, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, इवेल्यूएशन ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट के बारे में आपको, इवेल्यूएशन ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, CSR, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अरेंजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट भी पढ़ लेना जी। देखो जी, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, द कंपनी हैज एन एलेबोरेट ग्रुप रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क विच इज डिजाइन टू इनेबल द रिस्क टू बी आइडेंटिफाइड, एसेस एंड मिटिगेट अप्रोप्रिएटली। लो जी, हमारे पास एक ग्रुप है जो कि रिस्क को देखता है और उसको मिटिगेट करता है। द रिस्क मैनेजमेंट कमिटी ऑफ द कंपनी हैज बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू असेस द बोर्ड इन, ये लो जी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के काम दे रखे हैं। अच्छा, फिर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में बताया हुआ है। डायरेक्टर्स परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। द कंपनी हैज अ पॉलिसी फॉर द परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑफ द बोर्ड, the committee and other individual director including independent director, which include criteria for performance evaluation of non-executive director and executive director। सबकी evaluation हम करते हैं in accordance with the manner specified by the HRNR committee। ये कौन सी कमेटी है? Human Resource and Nomination Remuneration Committee। The board carried out annual performance evaluation of the board, its committee and the individual director। The independent director carried out annual performance evaluation of the chairperson। The chairperson of the respective committee shared the report on the evaluation with the respective committee member। The performance of each committee was evaluated by the board based on the report on the evaluation received from the committee। A consolidated report was, ये लो जी। तो हम अपना इवेल्युएशन कैसे करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना इवेल्युएशन कैसे करते हैं। नॉर्मली ना एक दिमाग में बच्चों की क्वेरी आती थी, जैसे एक दो बच्चों ने मुझसे पूछी कि सर जब आप कहते हो बोर्ड अपना इवेल्युएशन कैसे करता है, तो यानी कि यहाँ पर ये डायरेक्टर्स का नाम लिखा जाएगा, नथुलाल, रामलाल, श्यामलाल, कैसा परफॉर्मेंस रहा? नहीं,
जैसे आप कॉर्पोरेट में देखते हो ना, कंपनीज में पूरे साल काम करने के बाद एक परफॉर्मेंस इवेल्युएशन होता है, वैसे ही हर डायरेक्टर का होता है। भी होता है और उस कमेटी के रूप में भी होता है जिस कमेटी का वो मेंबर है, जो कि HR की पॉलिसी या फिर HR नॉमिनेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो किस किस का इवैल्यूएशन होगा? पूरे बोर्ड का, इंडिविजुअल डायरेक्टर का, चेयरपर्सन का एंड कमिटी ऑफ द बोर्ड का, यानी कि जो डिफरेंट बोर्ड्स की कमेटी है उन सब का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वो इवैल्यूएशन होगा, इंडिविजुअल डायरेक्टर का होगा, चेयरपर्सन का होगा और सभी की सभी कमिटीज का होगा। ठीक है, चले फिर कहता है सेक्शन 134(3) ऑफ द कंपनीज एक्ट रिक्वायर्ड स्टेटमेंट ऑफ एनुअल इवैल्यूएशन बाय द बोर्ड ऑफ इट्स ओन परफॉर्मेंस एंड ऑफ द कमिटी। अभी उसी की चर्चा करी थी हमने कि बोर्ड अपना खुद का इवैल्यूएशन और अपनी कमिटीज का इवैल्यूएशन करेगा। फिर सेक्शन 178 नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट रिक्वायर्ड नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी टू आइडेंटिफाई द पर्सन्स टू बी डायरेक्टर्स। ठीक है। शेड्यूल 4 परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जरूरत नहीं है। SEBI LODR regulations covering provision relating to functions of the board, performance evaluation of the directors, role of nomination remuneration committee and corporate governance report। ये है क्या? ये SEBI गाइडलाइंस ऑन द इवैल्यूएशन के ऊपर ही है कि भैया देखो जी, हमने इन 3 का इवैल्यूएशन करना है। अब इन 3 का इवैल्यूएशन किस किसने कहा है करना है? वेयर द रिक्वायरमेंट कहां पर है इवैल्यूएशन की? तो वो कहता है रिक्वायरमेंट 134 में है, 178 में है, शेड्यूल 4 में है, SEBI LODR में भी कई जगह है। तो रिक्वायरमेंट कहां है इन 3 के इवैल्यूएशन की? तो रिक्वायरमेंट यहां है। क्योंकि आपने शेड्यूल 4 तो याद करना नहीं है, मैंने कहा, तो इतना ध्यान रख लेना कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए सेक्शन 149 सब सेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए शेड्यूल 4 उसके मीटिंग्स कब कब होंगी और उसकी और क्वालिफिकेशंस के बारे में बताता है, उसके फीचर्स वगैरह के बारे में बताता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के फीचर्स के बारे में 149 सब सेक्शन 8 में एक शेड्यूल 4 है, तो वो जो हमने किया नहीं और करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि शेड्यूल 4 पहले बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, बट उसका मेन कंटेंट उठाकर रूल नंबर 4 के अंदर डाल दिया गया, जिसलिए अब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बस ये ध्यान रख लेना, शेड्यूल 4 जो है वो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करता है। तो अगेन ये 10th पॉइंट क्या कहता है? इवैल्यूएशन 3 लोगों का होगा, बोर्ड का, इंडिविजुअल मेंबर्स का, चेयरपर्सन का, बोर्ड की डिफरेंट कमिटीज का। ये रिक्वायरमेंट कहां लिखी गई है? 134 ऑफ द कंपनीज एक्ट में, 178 में लिखी गई है, शेड्यूल 4 ऑफ शेड्यूल 4 के अंदर दी गई है और डिफरेंट SEBI LODR गाइडलाइंस के अंदर दी गई है। गॉट इट? क्लियर हो गया इतना पॉइंट? चले आगे बढ़ते हैं। ये पहला पैरा था जो कि ICI ने दिया था। उसके बाद अगला पैरा है डिस्क्लोजर्स टू बी मेड। डिस्क्लोजर्स टू बी मेड, कुछ डिस्क्लोजर्स की बात की गई है। रेगुलेशन 30 को इन्होंने कवर किया है, जहां पे डिस्क्लोजर्स की बात की गई है। कौन कौन से डिस्क्लोजर्स की बात की गई है? चलिए अगेन इसके नीचे देखिएगा, आपके पास स्पेस दिया हुआ है, उस स्पेस पे आ जाइएगा। रेगुलेशन 30 की रिक्वायरमेंट है जी, आपको कुछ डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे। कौन कौन से डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे? चलिए देख लेते हैं। लो जी, आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लो जी अगेन ये जो नीचे एनालिसिस बॉक्स दिया हुआ ना, यहां पर समरी मेरे साथ तैयार करना शुरू करूं। रेगुलेशन 30 डिस्क्लोजर्स टू बी मेड। डिस्क्लोजर टू बी मेड, रेगुलेशन 30। ठीक है जी, चले। पहला पॉइंट कहता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में।
रिलेटेड, पहले समरी तैयार कर रहे हैं, पार्टी ट्रांजैक्शंस। इसके बारे में कहता है डिस्क्लोजर में कि भैया रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आपकी जो भी हुई हैं उनका बेसिस क्या हुई है, ट्रांजैक्शन किस चीज की हुई है, ऑडिट कमिटी के सामने रखना पड़ेगा आपको। यानी कि बेसिस टू बी प्लेस्ड बिफोर द ऑडिट कमिटी। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का आपको बेसिस जो है ऑडिट कमिटी के सामने रखना पड़ेगा। अगर ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ पे नहीं हुई है, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया है, तो उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी डिस्क्लोजर के अंदर देना पड़ेगा। इफ नॉट एट आर्म लेंथ प्राइस, तो फिर आपको साथ में एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा। ये डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट कहां पे आई, रेगुलेशन 30 के अंदर आई, एक्सप्लेनेशन आल्सो। ठीक है जी, चले। साथ में आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि अगर आपने कोई नॉन कंप्लायंस किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, तो क्यों किया है, साथ में एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी। यानी कि डिस्क्लोजर आपको करना पड़ेगा। अगेन ये बात कहां लिखी है, रेगुलेशन 30 में, डिस्क्लोजर अबाउट नॉन कंप्लायंस विद एएस प्लस उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको देना पड़ेगा। ये डिस्क्लोजर आपको रेगुलेशन 30 के अनुसार करना पड़ेगा। ठीक है जी। थर्ड, आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताना पड़ेगा। अभी हमने पढ़ा था रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, क्या डिस्क्लोजर करते हो आप। यहां पर सारी कंपनियां एक ही डिस्क्लोजर करती हैं भैया कि हमारे पास एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है जो कि रिस्क देखती है, सारा रिस्क देखने का काम हमारी वो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी करती है। सारी कंपनियों की लगभग यही एक ग्लोबल स्टेटमेंट है। या ना, मतलब कानून का पालन ना खाना पूर्ति के लिए किया जाता है, इसलिए नहीं कि हाँ जी पालन करेंगे तो अच्छा लगेगा, खाना पूर्ति। तो रिलायंस की रिपोर्ट दिखाई है, उनको ये नहीं लिखा उन्होंने कि हाँ जी कौन सा रिस्क है तो ये है क्या है, तो बट चलो खैर। हालांकि उस रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की रिपोर्ट भी आगे दी हुई है। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताना पड़ेगा। फोर्थ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आईपीओ की फंड रेजिंग के बारे में। अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे पिछला हमने क्वेश्चन देखा था ना, उसके ऊपर क्वेश्चन जो बेस्ड होगा वो क्या होगा, उसके किसी इंडिविजुअल पॉइंट में से उठाया जाएगा। बट यहां पर जब देगा तो यहां पर क्लियर आपको कहेगा कि रेगुलेशन 30 के अंदर कौन कौन से डिस्क्लोजर्स होते हैं उन्हें बताइए। सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ध्यान से, रेगुलेशन 30 के अंदर कौन कौन से डिस्क्लोजर्स हैं उन्हें बताइए, अगर इस पे क्वेश्चन बना तो। ठीक है, तो इतना बात ध्यान रखना यहां पर। तो आईपीओ के बारे में, आईपीओ फंड रेजिंग, जब आप आईपीओ से पैसा उठाते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू पैसा उठाते हैं, तो आपको यह बताना पड़ता है, डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि वो पैसा कहां लगा। पब्लिक को जहां बताया गया था, हर प्रोस्पेक्टस के अंदर एक यूटिलाइजेशन स्टेटमेंट होती है जिसमें बताया जाता है जो हम पैसा रेज करेंगे वो इतना पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर में, इतना पैसा रेवेन्यू में लगेगा। तो यूटिलाइज, अब यहां पर आईपीओ फंड रेजिंग के अंदर फिर आप डिस्क्लोजर करते हो कि जैसा हमने कहा था वैसा ये लगा भी है पैसा या कहीं अलग तो नहीं लग गया। तो यानी कि डिस्क्लोजर करते हो किस चीज का, एप्लीकेशन ऑफ फंड का, एप्लीकेशन ऑफ फंड। ये डिस्क्लोजर ऑडिट कमिटी को होगा, ऑडिट कमिटी को कब होगा, ऑन क्वार्टरली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस। ठीक है, और ये जो भी आपने डिस्क्लोजर दिया है दैट हैज टू बी सर्टिफाइड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी, सर्टिफाइड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अगर आपने पैसा जो इंटेंडेड यूज था,
फॉर एग्जाम्पल पब्लिक को बताया कि हम आपसे पैसा ले रहे हैं 1000 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, 5000 करोड़ रेवेन्यू के लिए, और जबकि आपने यूज कहाँ किया 300 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बाकी रेवेन्यू में। तो ऐसा क्यों, ये डेविएशन क्यों हुआ, इसका डिस्क्लोजर होगा बट एनुअल बेसिस पे। प्लस इफ यूटिलाइज्ड फॉर अदर पर्पस, अगर ये अदर पर्पस के लिए यूज हुआ है तो फिर इसका डिस्क्लोजर कैसे होगा, ऑन एनुअल बेसिस। एनुअल बेसिस पे आपको इसका डिस्क्लोजर भी करना पड़ेगा कि अगर आपने किसी और पर्पस के लिए इस पैसे को यूज किया है। कई बार कंपनियां क्या करती हैं कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ना एक मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करती हैं, जो केवल इस बात को इंश्योर करती है कि अब अगेन सेबी ने इसे ऑप्शनल कर रखा है कि मॉनिटरिंग एजेंसी का काम ये होता है कि मॉनिटरिंग ऑफ द फंड देखता है, मॉनिटरिंग ऑफ द फंड देखती है। तो अगर इफ मॉनिटरिंग एजेंसी इज अपॉइंटेड, अगर मॉनिटरिंग एजेंसी का अपॉइंटमेंट कर रखा है एज अपॉइंटेड, तो फिर मॉनिटरिंग एजेंसी की पूरी रिपोर्ट प्लेस हो जाएगी किसके आगे, ऑडिट कमिटी के आगे। इट्स रिपोर्ट shall be placed before ऑडिट कमिटी, जो बताएगी कि पैसा कहां यूज हुआ और अगर डिफरेंट जगह यूज हुआ तो क्यों हुआ। ये मॉनिटरिंग एजेंसी की रिपोर्ट ऑडिट कमिटी के सामने रिप्रेजेंट की जाएगी। अब आपने एक चीज देखी होगी, कई बार कभी एनुअल रिपोर्ट आपने पढ़ी हो, तो अगर एनुअल रिपोर्ट कभी पढ़ी हो तो मैं बताता हूं क्या, मैं आपको दिखाता हूं जरा रिलायंस की रिपोर्ट के अंदर। मैनेजमेंट डिस्कशन, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, ये सेक्शन आपने कभी पढ़ा है? मैनेजमेंट बताता है कि इंडस्ट्री क्या है, मैनेजमेंट बताता है कि इवेंट्स क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, बिजनेस परफॉर्मेंस क्या है, ये सब बातें मैनेजमेंट बताता है। मैनेजमेंट डिस्कशन, ये देखिए ये पूरी रिपोर्ट मैनेजमेंट डिस्कशन की चल रही है अब, जहां पे मैनेजमेंट इन बातों पर बताता है। हर कंपनी की रिपोर्ट के अंदर आपको ये मिलेगा। ये ओवरऑल मैनेजमेंट का रिव्यू होता है कंपनी की परफॉर्मेंस पे और उसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ये आपको देना ही देना पड़ेगा। पच्चीस 30 पेज की होनी चाहिए। चलिए तो आपको प्रेजेंट करनी पड़ेगी मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट। ये आपको इसका डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। रेगुलेशन 30 की ये रिक्वायरमेंट है कि आपको ये भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद 6 पॉइंट, आपके बिजनेस ने सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ निभाई, यानी कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। आपके कंपनी ने कोई CSR से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह निभाई। अभी मैनेजमेंट डिस्कशन रिपोर्ट में मैं कुछ चर्चा करूंगा अभी। डेट इज स्टेप्स
for CSR, environment, etc. environment, etc. जो आपने उठाए हूं, ठीक है। 7th पॉइंट, रेगुलेशन 30 के अंदर आपको एक और डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। जब भी कोई डायरेक्टर अपॉइंट होगा, डिस्क्लोजर, तो उस डायरेक्टर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपको शेयर होल्डर के साथ शेयर करनी पड़ती है। व्हेन डायरेक्टर टू बी अपॉइंटेड, जब भी आप किसी डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट करोगे तो उसकी कुछ डिटेल शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करोगे। क्या क्या डिटेल्स टू शेयर होल्डर्स? जी, क्या क्या आएगा उसमें? उसका ब्रीफ रेज्यूम, क्या डेट ऑफ बर्थ है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, बस इतना लिख देती है कंपनी। एक्सपर्टाइज क्या है, एग्जिस्टिंग कितनी कंपनियों में उसकी डायरेक्टरशिप है, एग्जिस्टिंग कंपनी की डायरेक्टरशिप, और कितनी कंपनियों में शेयर होल्डिंग ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितनी है आपकी इस कंपनी के अंदर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपकी इस कंपनी में कितनी शेयर होल्डिंग रखते हैं, इसकी डिटेल भी आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी और ये सारी डिटेल शेयर होल्डर को देनी पड़ेगी। तो ये सारी रिक्वायरमेंट डिस्क्लोजर की कहां पर है? रेगुलेशन 30 के अकॉर्डिंग है। और ये सवाल एज इट इज आएगा, बिल्कुल रेगुलेशन 30 की रिक्वायरमेंट बताइए डिस्क्लोजर की, एज इट इज सवाल बनेगा ये। क्या कहता है ये? आएगा। देखना शुरू करें, चलो जी। कहता है जी, डिस्क्लोजर टू बी मेड, डिस्क्लोजर गिवन इन द रेगुलेशन 30 ऑफ द सेबी रेगुलेशन। सेम wordings in question, same wording question is expected। यहां पर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बन सकता। बेसिस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, लो जी, a statement of all the transaction with the related party including their basis shall be placed before the audit committee. If any transaction is not on an arm's length basis, explanation though, management shall provide an explanation to the audit committee justifying the same. Disclosure of the accounting treatment. In case of non-compliance of the accounting standard, the fact shall be disclosed in the financial statement together with the management explanation as to why the alternate treatment is given, giving better view. ठीक है जी। थर्ड, डिस्क्लोजर ऑफ द रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट। क्या रिस्क है सर्वाइवल पे? जैसे आपकी मान लीजिए आप एयरलाइन में है, तो रिस्क क्या है? बढ़ती हुई तेल की कीमतें, उसके लिए मिटिगेट है आपका पास कुछ, आपने सस्ते दाम पर तेल खरीदा हुआ है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, क्या है बताइए? द कंपनी शैल ले डाउन प्रोसीजर टू इन्फॉर्म द बोर्ड मेंबर अबाउट द रिस्क असेसमेंट एंड मिनिमाइजेशन प्रोसीजर, यानी कि मिटिगेट्स क्या है। These procedures shall be periodically reviewed to ensure that the executive management control the risk through the means of a proper defined framework। जैसे अभी क्या हुआ था कि कई एयरलाइंस ने क्या किया था, गो एयर वगैरह ने क्या किया था, अभी जब ऑयल के दाम कितने आ गए थे, 15-20 रुपए पे आ गए थे ना डॉलर्स पे पर बैरल, तो इन्होंने ऑयल सेव किया काफी। इंडिया पर से की अगर बात करूं, पूरे इंडिया में हमारे इंडिया ने बहुत सेव किया उस टाइम ऑयल, और आप देख रहे हो कि ऑयल के प्राइसेस वही रहे, इनफैक्ट बढ़ गए, और हमने सस्ते दाम पर तेल मार्केट में बहुत उठाया। तो इसका इकोनॉमी को फायदा मिलेगा आगे चलकर, आप देखेंगे ग्रोथ रेट धाकड़ होगी अगले 1 साल में,
कोरोना पीरियड जाने के बाद। चले, प्रोसीड्स फ्रॉम द आईपीओ व्हेन द मनी इज रेज्ड थ्रू एन आईपीओ it shall disclose to the audit committee the uses oblique application of fund by the major category capital expenditure, sales, marketing, revenue वगैरह में on a quarterly basis as a part of their quarterly declaration of the financial result। जो unaudited financial result declare करते हो ना, वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। Further, on the annual basis the company shall prepare a statement of fund utilized for the purpose other than those stated in the offer document oblique prospectus। तो अगर आपने प्रोस्पेक्टस में लिखा कुछ और यूज कर दिया कहीं और, तो फिर प्रोस्पेक्टस के अंदर ना प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ दी होती है यूटिलाइजेशन कि हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे। इसलिए प्रोस्पेक्टस इशू करते हुए जब कंपनी मेंशन करती है तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर चुकी होती है प्लांट एंड मशीनरी वगैरह के थ्रू, कीमतें वगैरह पहली तय होती हैं ताकि वहां पे डेविएशन ना हो जाए फिर। ठीक है ना, आगे। This statement shall be certified by the statutory auditor of the company, where the company has appointed monitoring agency to monitor the utilization of the proceeds of the public or right issue. The report of the monitoring committee shall be placed before the audit committee. The audit committee shall make appropriate recommendation to the board to take up the steps in this matter। क्या स्टेप लेगा बोर्ड? अपनी बोर्ड रिपोर्ट में जस्टिफाई करेगा, डिस्क्लोजर करेगा कि भैया अगर डेविएशन हुआ है तो क्यों हुआ है। बस यही काम करना पड़ेगा और क्या। Narration of the director। All the pecuniary relationship or transactions of the non-executive directors vis-a-vis the company, यानी कि कंपनी के साथ, with the company shall be disclosed in the annual report। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की सारी पेकनरी रिलेशनशिप आप यहाँ डिस्क्लोज करोगे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की। अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तो ठीक है, वहां तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस डिस्क्लोज होंगी, बट यहाँ पर वो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अगर रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, बट यहाँ तो हर पेकनरी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डिस्क्लोजर की बात कर रहा है वो यहाँ पर। ठीक है ना, आगे। अब आता है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड द एनालिसिस रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड, MDAR। कहता है जी MDAR shall form part of the annual report to the shareholder। Okay, the report shall include the following matters। Okay, भाई इसके ऊपर अपने आप में सवाल बन सकता है, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनुअल रिपोर्ट के अंदर, एनालिसिस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या आएगा, ये अपने आप में सवाल पूछ सकते हैं भाई साहब। क्या करें, एक काम करते हैं, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम आउटलुक हैव इंटरनल material risk with respect to operating performance। अब ये क्या बला है सर, लिख तो लो पहले, मैंने जैसे लिखा वैसे लिखो ना। ओ ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग जी पॉइंट लिया मैंने, या मैं बी पॉइंट भी ले सकता हूं, ऑपरेटिंग यहां पर भी आ रहा है, ये जी पॉइंट है, यहां पर मैं ले रहा हूं बी पॉइंट।
यहां पर मैं ले रहा हूं ए पॉइंट, आई इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, एस सी पॉइंट सेगमेंटल, आउटलुक डी पॉइंट, इंटरनल एफ पॉइंट, मटेरियल एच पॉइंट, रिस्क तो मैंने वैसे ही लिख दिया, बाकी ई पॉइंट। यार कोड तो मैंने बड़ी मेहनत से बनाया था। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, हाँ ये रह गया ना, ओहो मैं भी कहूं पोपली, ये कैसे कर दिया तूने, जी पॉइंट ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। अब पढ़ के देखिएगा। अब सर ये क्या है, आप चाहो तो ISD लिख दो यार, कुछ और डेफिनेशन बना दो, मुझे लगा आईफोन अच्छा रहेगा, तो ISD ऑपरेटिंग सिस्टम। ISD क्या है, तेल निकलवाए, हमें क्या करना है, ISD ऑपरेटिंग सिस्टम। ओ ISD इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट क्या है, मैनेजमेंट इस पे बात करेगा। ऑपरेटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट हमारे सामने क्या क्या है, सिस्टम। सेगमेंट वाइज और प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस हमारी पिछले साल कैसी रही है। आउटलुक, इंडस्ट्री का आउटलुक कैसा है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमारा कैसा है, एडिक्वेट है, वीक है, कैसा है। मटेरियल डेवलपमेंट इन द ह्यूमन रिसोर्स और इंडस्ट्री रिलेशंस। मटेरियल डेवलपमेंट इन द ह्यूमन रिसोर्स और द इंडस्ट्री रिलेशन। ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर मतलब एम्प्लॉयज वगैरह के स्किल्स वगैरह के ऊपर, ट्रेनिंग वगैरह के एस्पेक्ट के ऊपर यहां पर कवरेज की जाएगी। हमारे सर्वाइवल पे क्या कुछ रिस्क हैं, तो कौन से हैं। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के ऊपर कमेंट। तो ये चीजें, पहला इंडस्ट्री आउटलुक कैसा है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट कैसी है हमारे सामने, सेगमेंट एंड प्रोडक्ट वाइज हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, आउटलुक इंडस्ट्री आउटलुक कैसा है, इंटरनल कंट्रोल कैसा है, कौन से मटेरियल डेवलपमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स वगैरह क्या हुआ है, कोई स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह हुआ है, क्या हुआ है। अच्छा, हमारे रिस्क ऑन सर्वाइवल्स कौन कौन से हैं, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हमारी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस किस तरीके की रही है, आपको इसके बारे में मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट के बारे में मेंशन करना पड़ेगा। हो गई इतनी बात, तो एक कोड ध्यान रखना जी, काम आ जाएगा, अच्छी बात है। इसके ऊपर अपने आप में सवाल पूछा जा सकता है। फिर कहता है जी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, मैंने बताया CSR और एनवायरमेंट के लिए आपने क्या क्या किया। द कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू मेक पब्लिक डिस्क्लोजर रिगार्डिंग स्टेप टेकन फ्रॉम द एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस पर्सपेक्टिव। कंपनी shall submit the business responsibility report as a part of the annual report। एनुअल रिपोर्ट का पार्ट होती है एनवायरमेंट वगैरह के लिए आपने क्या क्या किया है, सब कुछ। अच्छा, डिस्क्लोजर व्हेन द डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड, तो क्या क्या आपको बताना पड़ेगा। ब्रीफ रेज्यूम ऑफ द डायरेक्टर्स देना पड़ेगा, एक्सपर्टाइज बतानी पड़ेगी, कंपनीज जिनके अंदर वो डायरेक्टरशिप होल्ड करता है या मेंबरशिप ऑफ द कमिटी होल्ड करता है, और शेयर होल्डिंग ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आपको बतानी पड़ेगी कि कंपनी में कितनी है। आइदर ओन और एज अ बेनिफिशियरी, मतलब अगर वो किसी और के बिहाफ पर होल्ड कर रहे हैं बेनिफिशियल ओनर के रूप में शेयर्स, यानी कि अगर वो किसी और के बिहाफ पर शेयर होल्ड करते हैं, पैसा किसी और का, और अगर वो नाम उनका है तो उसके बारे में भी बताना पड़ेगा। कैसे सर, ये कैसे हो सकता है। अरे भाई बड़ी सीधी सी बात है। फोर्टीज ने येस बैंक का 20 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट किया था। तो येस बैंक ने क्या किया, जब 20 करोड़ का डिफॉल्ट किया, येस बैंक के अच्छे दिनों की बात करा रहा हूं, तो येस बैंक ने अपने जो डिफॉल्ट हुआ लोन को, उसको शेयर्स में फोर्टीज के कन्वर्ट कर लिया, और फोर्टीज के शेयर्स में कन्वर्ट करने के बाद अपना एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है फोर्टीज के बोर्ड पर अपॉइंट कर दिया।
अब वो उसके नाम पर शेयर होल्डिंग भी रख दी, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के नाम पर शेयर होल्डिंग उसके नाम से रख दी, वो नॉमिनी एक तरीके का अपॉइंट किया था यस बैंक ने। अब तुम शेयर होल्डिंग तो कहोगे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के नाम पर है, परंतु एक्चुअल में पैसा किसका लगा हुआ है, यस बैंक का पैसा है, ठीक है ना। तो ऐसे ही वो डिटेल, और एज अ बेनिफिशियरी ये वर्ड है, ठीक है। चल, इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी ऑन द वेबसाइट वगैरह पे, द क्वार्टरली रिजल्ट एंड द प्रेजेंटेशन मेड बाय द कंपनीज टू द एनालिस्ट shall be put on the company's website, or it shall be sent in such form so as to enable the stock exchange on which the company is listed to put it on its own website. PDF फॉर्म में भेजा जाता है, PDF फॉर्म के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को भेजा जाता है, डिस्क्लोजर ये, ठीक है। अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट PDF फॉर्म में स्टॉक एक्सचेंज को कंपनियां भेजती हैं। चले, अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल दो या ऐसे कर दो, तो कंपनियां वेबसाइट पे भी डाल देती हैं, ऐसा भी कर देती है, बट दोनों के बीच में रिक्वायरमेंट क्या है, और। तो ध्यान रखना, और ये छोटी सी बात ध्यान रखना, बहुत ज्यादा अंदर घुस गया तो ये पकड़ सकता है वो, अदरवाइज चांस नहीं है। और हालांकि कंपनियां दोनों करती हैं। अब हम आते हैं लास्ट पैरा जो आईसीआई ने इंट्रोड्यूस किया आपके सिलेबस में। अब देख रहे हो टेक्निकल नहीं है ज्यादा, वो क्या है लास्ट पैरा, रिपोर्ट ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू द मेंबर्स। हाँ, ये एक्चुअल में पैरा मेरे लायक कुछ है नहीं खास पढ़ाने को, फ्रेंकली स्पीकिंग। अब बताऊं, डिफरेंट कमिटीज की बात की गई है, रिपोर्ट ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू द मेंबर्स में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें क्या क्या बताया जाएगा, मेंबर्स को, कितनी बोर्ड मीटिंग हमने हेल्ड की, नंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड कमेटी इन विच कोई व्यक्ति मेंबर है, अटेंडेंस ऑफ ईच डायरेक्टर इन द बोर्ड मीटिंग, कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब बातें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, ऑडिट कमेटी के बारे में, ये सब बातें बताई जाएंगी। मैं आपको ना एक होमवर्क अगर दूं इसे करने से पहले, तो मैं कहता हूं बहुत ही गजब होगा। वो क्या, वो ये कि आप केवल एक काम कर दीजिए, रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट उठाइए और उसमें कंट्रोल F करके इनके बारे में पढ़ लीजिए। आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त आप प्योर विजुअलाइजेशन कर रहे होंगे, प्योर विजुअलाइजेशन। तो इसको मैं केवल होमवर्क में दे रहा हूं, इस पैराग्राफ को, कि जहां पर आपको क्या करना है, देखो यहां पे ना रट्टा मत लगाना, फ्रेंकली स्पीकिंग रटना मत कि हाँ जी ये आता है, नहीं, इसको विजुअलाइज करो। ये एनुअल रिपोर्ट आपके सामने है, यहां थोड़ा सा टाइम लगाओ, थोड़ा सा टाइम लगाओगे तो फिर पूरी डिटेल यहां पर आपके पास आ जाएगी। अबे ये तो 53 आ गया अटेंड में, लो जी। अब ये इस नाम से नहीं आ रहा होगा, किसी और नाम से आ गया, आना शुरू हो गया। लो, अटेंडेंस ऑफ द डायरेक्टर एट द बोर्ड मीटिंग, लास्ट एनुअल जनरल मीटिंग एंड नंबर ऑफ अदर डायरेक्टरशिप एंड चेयरपर्सन मेंबरशिप। देखिएगा मुकेश अंबानी साहब लिखा हुआ है, अटेंडेंस एट द मीटिंग ड्यूरिंग 18-19, बोर्ड की 7 मीटिंग हुई, एजीएम में यस 7 बोर्ड मीटिंग अटेंड की, एजीएम अटेंड किया, नंबर ऑफ अदर डायरेक्टरशिप एज ऑन 5 है, कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर मुकेश अंबानी साहब की रिलायंस जियो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, नंबर ऑफ मेंबरशिप ऑफ द कमिटी अदर देन कंपनी निल। ऐसे ही हर डायरेक्टर की डिटेल, ये लो जी, attendance of each director, number of other board of director board committee in which he is a member, number of board meeting held, dates on which he is held, on which held, यही तो दिया हुआ है। ऐसे ही बाकी कमिटीज के बारे में अभी हमने पढ़ा, ऑडिट कमेटी कौन कौन आ रहा है, ऑडिट कमेटी कौन कौन है जी, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म्स ऑफ रेफरेंस
कंपोजिशन, नेम, मीटिंग एंड अटेंडेंस ड्यूरिंग द ईयर, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ऑडिट कमेटी की पूरी मिल जाएगी, ऑडिट कमेटी की कब कब मीटिंग हुई सब मिल जाएगी। सिमिलरली रेम्युनरेशन कमेटी, शेयर होल्डिंग ग्रीवेंसेस कमेटी, जनरल बॉडी मीटिंग, एजीएम वगैरह की डिटेल। लो जी, मैंने कहा ना एक बार आप इसे पढ़ोगे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आएगा इसे पढ़ने में। मैं अगर यहां पे पढ़वाऊंगा तो आपको आधों को पता नहीं कितना नजर आ रहा होगा कितना नहीं, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक बार इसे घर पे बैठ के पढ़ें। डेट वुड बी कंसिडर्ड एज अ टेक्निक ऑफ विजुअलाइजेशन, और बहुत बढ़िया रहेगा इस पैराग्राफ को। इस पैराग्राफ पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये सवाल उठा कि इस पैराग्राफ पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है। देखो, वो केवल ऐसे ही पूछेगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में मेंबर्स को क्या बताया जाएगा, ऑडिट कमेटी के बारे में, और सबसे ज्यादा चांसेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ही हैं बस यहां पर। यानी कि मैं क्वेश्चन बनाता हूं, कंटेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट to members containing information about board of directors oblique audit committee oblique stakeholder relationship committee etc। बस ऐसा सवाल पूछेगा जिसके में सबसे चांसेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हैं। ठीक है जी, तो ये आपका एडिशन था जो भी आईसीआई ने किया था। अब इसके अलावा आपके नवंबर 2020 अटेम्प्ट के लिए एंड ऑनवर्ड्स क्या सर कुछ चेंजेस सेबी के अंदर आई हैं? हाँ, मैं कह सकता हूं दिसंबर में भी गाइडलाइंस आई, जनवरी 2020 में भी आई, फरवरी में भी आई, मार्च में भी आई, मगर मैंने कहा सेबी एलओडीआर आपके सिलेबस में केवल 10% है। कुछ रिक्वायरमेंट जो मार्च 2020 में आई हैं, मुझे पर्सनली लगता है क्योंकि वो आईसीआई ने सिलेबस में नहीं रखी तो वो आरटीपी में भी नहीं देगा, तो इसलिए मैं उसे करवा भी नहीं रहा, क्योंकि मैं फालतू नहीं करवाऊंगा। आप फिर भी अगर आईसीआई ने कह दिया एंड टाइम पर कि नहीं ये कुछ एडिशनल रेगुलेशंस आई हैं, वैसे तो हमारे सिलेबस में 10-15% रेगुलेशन रखी गई है, बट आईसीआई ने मार्च 2020 की कुछ एडिशनल कुछ रेगुलेशंस आई हैं, वो अगर सिलेबस में रख दी तो मैं वो आपको बता दूंगा। बट मैं आज कह रहा हूं यहां पर खड़ा होकर, इस टाइम जुलाई 2020 में खड़ा होकर, कि कोई चांस नहीं है मार्च में आई रेगुलेशंस का पेपर में आने का। फिर भी आरटीपी का वेट करेंगे, नवंबर से पहले जब आएगी तो बता दूंगा, टेंशन लेने की आपको बात नहीं पड़ेगी। केवल एक रेगुलेशन जिसके अंदर छोटा सा चेंज आया है वो मैं आपको बता देता हूं, वो है रेगुलेशन नंबर 42, record date or the date of the closure of the transfer book। record date or date of transfer, closure of the transfer book। रेगुलेशन नंबर 42 आपकी इस चैप्टर का पैरा नंबर 22.3 के अंदर हमने बोला था लिस्टेड एंटिटी, बिल्कुल यही है पैराग्राफ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक चेंज, इसमें एक लाइन ऐड कर दी गई है, A listed entity shall give notice to the stock exchange of the record date। record date मतलब कि वो डेट जिस दिन के शेयर होल्डर्स जो हैं उन सबको ये बेनिफिट मिलेगा। स्पेसिफाइंग द पर्पस ऑफ द रिकॉर्ड डेट एटलीस्ट 7 days एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ इंटीमेशन एंड द रिकॉर्ड डेट। ठीक है जी, रिकॉर्ड डेट आपको इंटीमेट करनी पड़ेगी। रिकॉर्ड डेट का मतलब होता है वो दिन जिस दिन के शेयर होल्डर्स को सारे बेनिफिट मिलने हैं। अब यहां पर एक लाइन ये दिसंबर 2019 में ऐड हुई है, तो पहली बार नवंबर 2020 अटेम्प्ट में आएगी, एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट में आएगी ये लाइन। लिखिएगा, प्रोवाइडेड दैट in the case of right issue
listed entity shall give notice in advance of at least 3 working days। तो राइट इश्यू के केस में 3 दिन का नोटिस और बाकियों के केस में आईपीओ एफपीओ के केस में 7 दिन का नोटिस। 3 वर्किंग डेज एक्सक्लूडिंग इंटीमेशन एंड रिकॉर्ड डेट। लो जी, तो ये था जी चेंज, मतलब एडिशन रेगुलेशन 42 में। थैंक यू। और ये था आपका सेबी एलओडीआर। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, खुश रहो, बहुत खुश रहो।